जय हिंद दोस्तों। जीके भाई कोकल सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बीएसटीसी का एग्जाम पार करवाने के लिए संकल्प ने जो ये प्रण लिया था, तो उसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, ऑफलाइन तो आपको टेस्ट आयोजन करवा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन ऑनलाइन मिल रहा है। जो बच्चे दूर से हैं और वो जो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो जो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये टेस्ट का सॉल्यूशन है, तो ये क्वेश्चनों को देखें और अपनी परीक्षा का क्या करें, आकलन करें अपनी तैयारी का कि किस प्रकार से अपनी तैयारी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जीके वाला पोर्शन में पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा, रीजनिंग वाला और जो अपना टीचिंग एप्टीट्यूड वाला वो दो वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर सारा एक साथ अगर वीडियो बनाते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की स्वर्ण नगरी, कौन सी नगरी भाई? राजस्थान की स्वर्ण नगरी और सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं? देखो, अब ये वाला जो स्वर्ण है इसका मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना। ठीक है, और ये वाला जो स्वर्ण है, ये स्वर्ण एक पहाड़ी का नाम है। किसका नाम है भाई? पहाड़ी का। ठीक है, और ये जो स्वर्ण जो पहाड़ी है ये पड़ती है अपने जालोर के अंदर। कहां पड़ती है? जालोर के अंदर पड़ती है। ठीक है, और अब क्या है इसका आंसर, ये बताओ। देखो, मुझे आप कोशिश करना कि वीडियो को रोक रोक के आपके आंसर देने की कोशिश करना, या पेन रखना आपके पास में कि 101 नंबर का ये आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप हाथों हाथ टिक करते जाना। ठीक है, तो इसका मतलब स्वर्ण का मतलब हो गया सोना, तो क्रम से पूछा है ये। ठीक है, क्रम से मतलब स्वर्ण मतलब सोना। सोना अपन कहते हैं जैसलमेर को। जैसलमेर को क्यों कहते हैं मतलब सोना? क्योंकि जैसलमेर के अंदर एक दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग, जिसको अपन दूर से देखते हैं, पीले पत्थरों से बना हुआ है, और दूर से देखते हैं तो किसकी तरफ दिखता है? सोने के जैसा दिखता है अपने को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? जैसलमेर और जालोर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसे इजी लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो मैं बताऊं आपको। राजस्थान के अंदर वर्षा होती है, राजस्थान के अंदर वर्षा दो मानसूनों से होती है। बड़े मानसून दो ही है, तो एक तो होती है राजस्थान के अंदर वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से, और एक होती है अरब सागर। लेकिन अरब सागर वाला जो मानसून है इससे बारिश कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि राजस्थान के अंदर जो ये अपना दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व के अंदर एक जो अपना क्या नाम पर्वतमाला है, जिसका नाम है अरावली। क्या नाम है भाई? अरावली। और ये जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरब सागर से जो मानसून, जो भी मानसून उठेगा ना, वो क्या करेगा? अरावली के समतल समतल ऊपर निकल जाएगा। तो इससे तो क्या होती है? बारिश कम होती है। और सबसे ज्यादा जो बरसात होती है राजस्थान के अंदर कौन से मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन का पूछने का तरीका देखो आप, कि किस दिशा से किस दिशा की ओर बारिश बढ़ती है। तो देखो, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून इधर से झालावाड़ साइड से प्रवेश करेगा, तो बढ़ेगी किधर साइड? अगर ये इधर जाएगी तो घटेगी, और इधर से इधर आएगी तो बढ़ेगी। मतलब मानसून इस तरीके से आता है। तो आपकी ये वाली दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम। और ये कौन सी हो गई? उत्तर। तो और ये वाली कौन सी हो गई? दक्षिण। और ये वाली कौन सी हो गई? पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अपन जब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलते हैं तो बारिश क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये इसका आंसर है। देखना एक बार, आप खुद भी करने की ट्राई करना कोशिश। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो भी मैं सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से ही आगे करवाता चलूंगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। जल द्वारा मिट्टी के कटाव को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जल द्वारा जो मिट्टी का कटाव जाता है, देखो उसको बीहड़ भी कहते हैं उसको। और सबसे ज्यादा जो मिट्टी का कटाव होता है ये अपने चंबल नदी, मतलब जो सबसे ज्यादा बीहड़ है वो कौन बनाती है? चंबल नदी बनाती है। ये अवनली का अपर्दन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे भाई? अवनली का अपर्दन। तो जल द्वारा मिट्टी के कटाव को क्या कहा जाता है? अवनली का अपर्दन कहा जाता है। राजस्थान की अधिकांश नदियां का प्रवाह क्षेत्र किस ओर है? तो ये चीजें तो आपको पता होगी, आपने यदि ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसके अंदर बताया होगा कि राजस्थान के अंदर जैसे ये अपना राजस्थान है, ये क्या है? प्रधान है, राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर ये जो बिल्कुल बीचों बीच कौन सी पर्वतमाला है? ये हो गई अपने अरावली पर्वतमाला। अब राजस्थान क्या पूछा है कि राजस्थान अधिकांश नदियों का प्रवाह किस साइड में? अब इधर तो अपना क्या है? मरुस्थल है, तो इधर तो ज्यादा नदियां है नहीं राजस्थान के अंदर। फिर सारी नदियां किधर हो गई? दो। मतलब वैसे भी प्रवाह अपने राजस्थान के अंदर तीन है नदियों का, अंतः प्रवाह है, और इधर अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों इधर जो पूर्वी साइड के अंदर है, ये प्रवाह
ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अरावली के पूर्व में। ये अरावली हो गई, और अरावली की कौन से साइड में हो जाएगी, पूर्व में अधिकांशतः नदियों का क्या है, प्रवाह है। आगे देखो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये इसको इंपॉर्टेंट लगाया करो, हमेशा इसको गोला कर लिया करो, नहीं है वो। ठीक है, जैसे फलोदी है, तो फलोदी तो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है फलोदी, और यहाँ पे सबसे बड़ा सोलर पार्क भी फलोदी के अंदर ही है, और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान ये भी किसको कहा जाता है भाई, फलोदी को कहा जाता है। ठीक है, फलोदी के अंदर है शुष्क स्थान। दूसरा कावोद, कावोद किसके अंदर है, जैसलमेर में ही है कावोद। ठीक है, कावोद कहाँ पड़ती है, जैसलमेर। और तालछा पर ये तो अभ्यारण्य, ये कहाँ है, चूरू के अंदर, ये बात भी सही है। ठीक है, अब देखो ये चौथा ऑप्शन रेवासा, रेवासा पड़ता है भाई सीकर के अंदर। ठीक है, रेवासा कहाँ पड़ता है, सीकर के अंदर, जो रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर भी है। तो ये अपना जो है गलत है, मतलब यही अपना क्या है आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखो पुष्कर, पुष्कर झील पर अनेक घाट बने हुए हैं भाई, बिल्कुल अनेक घाट बने हुए हैं। पुष्कर ये जैसे ये पुष्कर झील है, ठीक है, तो इस पुष्कर झील में कुल कितने घाट है भाई, 52 घाट है। ठीक है, जिनमें एक घाट का निर्माण 1911 में एक विदेशी महिला मैडम मेरी क्यूरी, मैडम मेरी नहीं है ये, क्यूरी मैडम का नाम है, ये जॉर्ज पंचम की लुगाई थी। ठीक है, जॉर्ज पंचम जब यहाँ पे आया था ना 1911 में, तब की बात है। तो इस मैडम ने करवाया था इस घाट का निर्माण। आजकल इस घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो देखो ये महिला घाट नहीं है, ये विदेशी घाट नहीं है, पवित्र घाट नहीं है, इसको क्या कहा जाएगा, गांधी घाट। देखो मैं बताऊं आपको 1911 में इस घाट का निर्माण है जो मैडम मेरी ने करवाया था, लेकिन इसके बाद में जब गांधी जी क्या नाम है, गांधी जी की मृत्यु हुई थी और गांधी जी की जो अस्थियां हैं बाकी इसी घाट से जब बहाई गई थी पुष्कर झील में, तब इस घाट का नाम ही क्या पड़ गया था, गांधी घाट। इस वजह से इस घाट को क्या नाम दिया गया है, गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो पुष्कर झील है, पुष्कर झील में कुल कितने घाट है भाई, 52 घाट है। अब देखो तो अब ये क्या क्वेश्चन पूछा है, तो राजस्थान की प्रमुख रबी की फसल कौन सी है, तो रबी की फसल कौन सी हो जाएगी भाई, अपने बताओ देंगे एक बार। ठीक है, तो रबी की फसल हो जाएगी ये अपना मक्का, गेहूं और जौ और मूंगफली, ये क्या हो जाएगी अपने रबी की फसल हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो आप एक बार इसका आंसर दो। तो मैं पानी पी लेता हूं, बताओ देख मुझे। इसका आंसर देखो वापस से देखना एक बार। राजस्थान की जो प्रमुख रबी की फसलें हैं, रबी की फसल में मक्का नहीं आएगा भाई। ठीक है, रबी की फसल में क्या आएगा, जो और अपने क्या नाम है, गेहूं और चावल, ये आएगा, ये गेहूं वाला। ठीक है, मक्का के साथ जो है गेहूं कहाँ होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना, ये दोनों क्या, मक्का थोड़ा सही हो गया था, जो गेहूं और चावल 107 के अंदर आपका ये है। अब निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, देखो दो ऑप्शन तो आपको सेम ही दे दिए, चोकला और चोगला। ठीक है, नहीं है, मतलब चोगला तो है। ठीक है, इसके बाद में मालपुरी, मालपुरी भी भेड़ की नस्ल है भाई, और एक जो भेड़ है वो लोही, ये भेड़ की नस्ल नहीं है। क्यों, लोही वैसे भेड़ की नस्ल तो है, लेकिन ये अपने भारत के अंदर नहीं पाई जाती, ये पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो 108, इसका थोड़ा सा देख लेना भाई, राजस्थान की प्रमुख रबी की फसलें जो है वो कौन सी है, जो गेहूं और चावल। आगे देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या कितनी बड़ी है 2001 से 11 के बीच में, और उसका जो परसेंटेज वृद्धि दर पूछी है अपने को, तो इसका क्या हो जाएगा 21.3% है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से को सम्मिलित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान के, कि जो राजस्थान के प्रमुख खनिज है वो कहाँ कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, मैंने खनिजों की बहुत बढ़िया तरीके से जो ट्रिक बना रखी थी, मेरी खुद की ट्रिक है, वो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर यदि आपके खनिज कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो ट्रिक वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या है, जिप्सम, ये जिप्सम कहाँ से निकलता है,
तांबा कहाँ से निकलता है, रॉक फॉस्फेट कहाँ से निकलता है, सीसा जस्ता कहाँ से निकलता है। तो अब इसके अंदर देखो ये जो जिप्सम है ना, जिप्सम ये निकलेगा कहाँ से, जामसर, और ये जामसर कहाँ पड़ता है अपना, जो है नागौर के अंदर पड़ता है, ठीक है। और ये जो तांबा है, तांबा सॉरी बीकानेर में तांबा है, ये तांबा कहाँ से निकलता है, अपना खो दरीबा से निकलता है तांबा, ठीक है। और खो दरीबा कहाँ पड़ता है भाई, अलवर में, ठीक है। और रॉक फॉस्फेट, ये रॉक फॉस्फेट कहाँ से निकलता है अपना, रॉक फॉस्फेट निकलता है अपना रामपुरा आगूचा से, ठीक है। और झामर कोटड़ा से क्या निकलता है, सीसा जस्ता, ठीक है। अब ये देखो ये बैठ रहा है क्या, ऐसे सिस्टम नहीं बैठ रहा है तो इसको क्या कर देंगे अपन, कैंसिल कर देंगे, इसमें ऑप्शन में नहीं है ये, तो वापस से देखते हैं कि क्या क्या बैठेगा, ठीक है। पहला देखो जिप्सम किसमें है, जामसर में, मतलब एक में क्या है 4, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है सारा ही। तो ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, जो मैंने किया ना ऐसे आपको नहीं करना, इस तरीके से आपको गलत क्वेश्चन नहीं करना, मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन गलत किया था। क्यों, क्योंकि आप यदि इनको नहीं देखते हो और इनको देख लेते हो तो फिर मामला क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो जिप्सम, और जिप्सम कहां से निकलता है, अपना जामसर से निकलता है, तो ए में क्या आ जाएगा अपना 4, मतलब बाकी ए में 4 है क्या, नहीं है, तो बाकी आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। तो बी में क्या हो जाएगा 3, बी में तांबा कहां से निकलता है, खो दरीबा से निकलता है। फिर सी में क्या हो जाएगा 1, सी में क्या हो जाएगा 1, और डी में क्या हो जाएगा, डी में हो जाएगा 2। सीसा जस्ता कहां से निकलता है, रामपुरा आगूचा, और ये रामपुरा आगूचा कहां पड़ता है भाई, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, ठीक है। खो दरीबा कहां पड़ता है, अलवर के अंदर पड़ता है। और झामर कोटड़ा कहां पड़ता है अपना, क्या निकलता है झामर कोटड़ा से, रॉक फॉस्फेट, और झामर कोटड़ा पड़ता है अपना उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये अपना ये वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी हो जाएंगे, देखना एक बार आप, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अब ये तो आप सब जानते हो भाई, देखो मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। वापस से जैसे मैंने बताया आपको कि जो आपको आता है सबसे पहले वो करो। तो मोर राष्ट्रीय पक्षी है, मतलब बी में क्या हो जाएगा 1, और बी में 1 किसमें है, इसमें, ये देखो ये, ठीक है। बाकी तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सारे हो गए क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो गोडाउन क्या हो जाएगी, अब गोडाउन क्या है, ए है, ए में क्या हो जाएगा 2, अपना राज्य पक्षी है गोडाउन, ठीक है। चिंकारा क्या हो जाएगा, अब चिंकारा क्या है, देखो 4 नंबर, राज्य पशु हो जाएगा। और खेजड़ी को क्या कहते हैं, झांटी भी कहते हैं। तो ये देखो सीधा सीधा ऑप्शनों से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप एग्जाम में भी थोड़ा सा पेशेंस रखना और इसी प्रकार से क्वेश्चन करना जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, ठीक है। जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल किसका काल था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो अपनी जो चित्रकला है, जो अपनी क्या नाम है पेंटिंग है, इसका जो काल गोल्डन टाइम किसका काल था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, बाकी बातें बताना प्रताप सिंह की कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रताप सिंह, वही प्रताप सिंह जिसने हवा महल बनाया था 1799 के अंदर, ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, जिसमें 953 झरोके हैं, जिसमें जो रानियां और दासियां हैं वो तीज की गणगौर की सवारी देखने को काम में लेती थी, या तीज या गणगौर की सवारियां देखनी थी, ठीक है, वही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रताप सिंह। अरे क्या हो जाएगा भाई, प्रताप सिंह। तो जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल प्रताप सिंह का काल, जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल। अब देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद से हुई। यही क्वेश्चन आपको आता है, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया, ठीक है। शुरुआत किस बटालियन ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने टरस्टॉन की क्रांति का वीडियो भी अपलोड कर रखा है, उसके अंदर आप देख सकते हो ढंग से, वहां मैंने बहुत डिटेल के अंदर बता रखा है। तो मैं वापस से बता देता हूं कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत नसीराबाद से 28 मई को हुई थी। इस क्रांति की जो शुरुआत करने वाली कौन सी बंगाल इन्फेंट्री थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। हुआ क्या था कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को बंगाल से अजमेर भेजा गया था, और अजमेर भेजने के बाद उसको नसीराबाद भेज दिया गया था। और उससे जब हथियार छीन लिए गए तो बख्तावर सिंह ने बाकी अंग्रेज अधिकारियों से पूछा कि ये सब क्या सिस्टम है भाई, हथियार क्यों ले रहे हो। लेकिन बख्तावर सिंह को जो मेजर प्रिचार्ड था उसने ढंग से आंसर नहीं दिया था, इस वजह से 28 मई 1857 को क्या हो गई थी, क्रांति। और कौन सी ने की थी भाई, देखो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की थी। आगे मैं बताऊं आपको 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये जो 30वीं पैदल सेना थी ये भी नसीराबाद के अंदर थी, और बॉम्बे लॉन्सर्स भी नसीराबाद के अंदर थी। तो 28 मई को तो ये क्रांति करती है, और 30 मई को इसी सेना का साथ दे देती है ये 30 मई को साथ दे देती है। और ये साथ देने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं सीधे। लेकिन अंग्रेजों की जो वफादार कोई कंपनी थी तो उसका क्या नाम था, बॉम्बे लॉन्सर्स था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, या नेटिव इन्फेंट्री को क्या कहेंगे अपन, पैदल सेना। आगे देखो
ये क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में 500 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। करौली प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? तो इसको तो रटना ही है आपको कि करौली प्रजामंडल का संस्थापक कौन है। त्रिलोकचंद माथुर है, त्रिलोकचंद माथुर है, त्रिलोकचंद माथुर, करौली त्रिलोक, करौली त्रिलोक, करौली त्रिलोक, त्रिलोकचंद्र माथुर। अब देखो जी, ये पंडित हरि नारायण है, ये अलवर प्रजामंडल का संस्थापक है। और अलवर प्रजामंडल की क्या खास बात है कि इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। अपन जगुल किशोर चतुर्वेदी कहते हैं, तो ये जगुल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान का नेहरू है ये, ठीक है। और इसने जो है भरतपुर प्रजामंडल के जो स्थापना हुई थी उसके अंदर क्या किया था? सहयोग किया था, ठीक है भाई। तो ये सारा आप देखना एक बार। आगे देखो, राजस्थान के एकीकरण के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकीकरण के अंदर कौन से चरण में जयपुर को राजधानी बनाया गया था? देखो, ये जो राजधानी का जो विवाद चला था, तो जब जयपुर को सम्मिलित किया जाएगा तभी तो चलेगा विवाद। और जयपुर को पहली बार कौन से चरण के अंदर सम्मिलित किया गया था? तो इसका जो आंसर है देखो, वो तो कौन सा हो जाएगा? चौथे चरण के अंदर। जयपुर को पहली बार राजधानी कब बनाया गया था? चौथे चरण के अंदर बनाया गया था। लेकिन फाइनली जयपुर को 7वें चरण के अंदर जो है क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया। लेकिन पहली बार कब बनाया गया था? चौथे चरण का। विधिवत रूप से कब बनाया गया था? 7वें चरण के अंदर बनाया गया था। तो इसका जो आंसर है वो तो क्या हो जाएगा अपने पास? बी हो जाएगा। आगे देखो, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? तो आप यदि आपका डूंगरपुर जाने का कभी हो तो उसके अंदर देखना, डूंगरपुर सिटी के बीचों बीच, जैसे आना सागर अजमेर के हैं वैसे गेब सागर झील जो कहाँ पे है? अपने डूंगरपुर के अंदर है। तो ये वाला ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। ये प्रतापगढ़ में, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। आगे वाला क्वेश्चन देखो, हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं। मारवाड़ के किस राजा को सन्यासी राजा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ के किस राजा को सन्यासी राजा कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा मानसिंह। देखो, भीम सिंह इसका भाई था भाई। भीम सिंह से ये मानसिंह रूट कर ये चला जाता है अपना, कहाँ पे चला जाता है? जालोर। इस वजह से रूट कर जाता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सन्यासी राजा कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसिंह। अंग्रेजों का बहुत खिलाफ था ये मानसिंह, ठीक है। आगे देखो, किस आंदोलन की चर्चा लंदन के अखबारों में प्रकाशित हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, राजस्थान का किसान आंदोलन है और इसकी चर्चा लंदन के अखबारों में, डेली हेराल्ड नाम का कोई अखबार निकला करता था वहां से, लंदन से, तो उसके अंदर प्रकाशित हुई थी। तो उसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? शेखावटी किसान आंदोलन की जो चर्चा है वो कहाँ हुई थी? अपने लंदन के अखबारों के अंदर हुई थी, ठीक है। और बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का वह किसान आंदोलन जो सबसे लंबे समय तक चला था, 1897 से लेकर 1941 तक चला था, ठीक है। और ये बूंदी किसान आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। बूंदी या इसे कहते हैं बरड़ किसान आंदोलन, ठीक है। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। आगे देखो, रणकपुर जैन मंदिर पाली का वास्तुकार कौन था? ये भी क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। और ये कहाँ पड़ते हैं? पाली के अंदर है। ये रणकपुर जैन मंदिर है, इनका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? धर्मक शाह ने करवाया था, ठीक है। इसके अंदर कुल कितने स्तंभ है? 1444 स्तंभ है, ठीक है। इनको चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। और इनको स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है, स्तंभों का अजायब घर, ठीक है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1439 से लेकर 1444 के बीच में इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो इनका जो वास्तुकार था, इनका कारीगर था, वो कौन था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सीईटी के अंदर ये भी पूछा गया था। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? देपाग। लेकिन आजकल क्या करते हैं एग्जामिनर, सीधे सीधे नाम नहीं देते, नाम बिगाड़ कर देते हैं। और इसके अंदर जो सीईटी में पूछा गया था इसमें देपाग कई ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था दीपा। क्या था? दीपा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देपाग और दीपा। अब मंडन की मैं बात करूं तो मंडन किस जगह का वास्तुकार था? तो मंडन अपना एक दुर्ग पड़ता है राजसमंद के अंदर, और उस दुर्ग का नाम क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था मंडन, कुंभलगढ़ दुर्ग का, ठीक है। अगर महेश की बात करूं, देखो अत्रि और महेश अपने एक प्रशस्ति लगी हुई है चित्तौड़ के अंदर जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो वास्तुकार है ये तो कौन है? अत्रि और महेश। लेकिन अपन बात करें केवल महेश की, तो ये कुंभलगढ़, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसी के अंदर एक प्रशस्ति लगी हुई है, उस प्रशस्ति का नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो वास्तुकार है ये कौन है? महेश है भाई। कौन है भाई? महेश, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपको नॉर्मल तरीके से यदि कोई पूछेगा कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, तो आप जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार तो आप बता सकते हो कि सर महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था,
कहाँ हुआ था? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था, ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कौन सा है? तो कटारगढ़। और कटारगढ़ में भी पूछे आपको तो फिर कौन सी कचहरी है? बादल महल। और बादल महल में भी अगर आपको पूछे कि कमरा कौन सा था, तो जूनी कचहरी। कौन सी कचहरी? जूनी कचहरी। यहां पे महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। लेकिन आपको यदि अगर पूछ ले कि जैसे मम्मी वाला कैलेंडर है, या अपन को पूछ ले कि जैसे सावन जेठ वो वाला जो कैलेंडर है उसके हिसाब से, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से क्या होगा, तो फिर आपको ध्यान रखना है क्या होगा? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो रट लेना भाई इस चीज को, है ना। आगे देखो, गिलुंद किस सभ्यता का अन्य केंद्र है? आपके सभ्यता से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर होगा ये मुझे बताओ। देखो वैसे तो इस जगह का क्या नाम है? गिलुंड है, लेकिन मैंने इसको तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा ये कर दिया है, इस वजह से आप कभी कंफ्यूज हो, यहाँ कंफ्यूज हो तो एग्जाम में नहीं हो कम से कम। तो जो गिलुंड है, ओजियाना, गिलुंड और ओजियाना, ठीक है। ये जो दो सभ्यता के जो केंद्र है, ये आहड़ सभ्यता के केंद्र है। कौन सी सभ्यता के केंद्र है भाई? आहड़। एक और है, उसका नाम है बालाथल। ये तीनों जो है ये कौन सी सभ्यता के केंद्र है? अपने आहड़ सभ्यता के केंद्र है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, ये कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। और गणेश्वर कहाँ है? सीकर के अंदर है। और बेराट कहाँ है? जयपुर के अंदर है। मौर्यकालीन अवशेष सबसे ज्यादा अपने को कहां से मिलते हैं? बेराट से। अशोक के स्तंभ अपने को कहां से मिलते हैं? बेराट से मिलते हैं। कालीबंगा के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको सारी बातें। मुगल मेवाड़ संधि कब संपन्न हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगलों के और मेवाड़ वासियों के, मतलब मेवाड़ की जो रियासत है, मेवाड़ के जो राजा हैं, उनके बहुत बार लड़ाई चली थी, मतलब बहुत लंबे समय तक संघर्ष चला था। तो वो शांति का मतलब कौन सी ऐसी संधि है जिसके बाद में शांति आ गई थी, या वो संधि कब संपन्न हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये संधि हुई थी 1615 के अंदर। 5 फरवरी 1615 के अंदर क्या हुई थी? मेवाड़ के अंदर क्या हुई थी? संधि हुई थी, ठीक है। अब किस किस के मध्य हुई थी? तो मेवाड़ का राजा हुआ करता था कर्ण सिंह, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, युवराज हुआ करता था कर्ण सिंह तो, और इधर हुआ करता था अपना जहांगीर। जहांगीर का बेटा था शाहजहां, ठीक है। और इधर कर्ण सिंह के पापा का नाम था अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप का बेटा था, अमर सिंह। तो अमर सिंह ने कर्ण सिंह के दबाव में आकर ये संधि कर ली थी। संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को हुई थी। इधर राजा जो मुगल बादशाह था वो कौन था? जहांगीर। और प्रतिनिधि कौन था? शाहजहां। इसके भी 2 प्रतिनिधि गए थे, हरिदास और शुभकरण। तो ये संधि कब संपन्न हुई थी भाई? 5 फरवरी 1615 को हुई थी। आगे देखो, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? देखो चौहान जो वंश है, सबसे पहले अजमेर वाले चौहान है। और अजमेर के चौहान को आपको पता होगा इतना थोड़ा बहुत तो, कि मोहम्मद गोरी ने अपने भारत पे 2 आक्रमण किए थे, 1191 और 1192 में। तो 1192 में जब अजमेर का पृथ्वीराज चौहानों का जो राजा, बड़ा राजा था, पृथ्वीराज चौहान III के नाम से जाना जाता था, तो उसकी क्या है? गोरी हत्या कर देता है। उसके बाद में उसका जो बेटा था उसका नाम था गोविंद राज, ये भाग कर चला जाता है रणथंभौर साइड में। ये बात है 1194 ईस्वी की। तो रणथंभौर के अंदर चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज चौहान था। अब हमीर देव मत कर देना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो क्या अपना CISF का जो एग्जाम हुआ था, रिटर्न एग्जाम, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भाई भारतीय लोग हो, भारत के संविधान के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन सुनो आप। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान अपना बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। इस वजह से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रह जाएगी बात। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगा था? अगर समय पूछे आपको तो 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन लगे थे? 18 दिन लगे थे, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन।
भारत का संविधान सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान को बनने के अंदर कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान बनने के लिए संविधान सभा ने कुल 60 देशों के संविधान पढ़े थे। ठीक है, आगे देखते हैं 26 जनवरी को क्या हुआ था भाई। 26 जनवरी ऑप्शन में डाला है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था? लागू किया गया था। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहां लिख देता हूं मैं, 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 26 दिसंबर से कोई दिवस नहीं है। अब देखो 15 अगस्त, ये क्या है? भारत को आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी। इस वजह से 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? स्वतंत्रता दिवस। तो ध्यान रखना, आपको तीनों चीजें याद रखनी है। दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था, इस वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस। और 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो। राज्यपाल बनने के लिए अधिकतम योग्यता, योग्यता, अधिकतम योग्यता में उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए क्वेश्चन ऐसे है, ये ऐसे पूछ रखा है कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, और योग्यता के अंदर राज्यपाल की अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप देना एक बार। अब मुझे विश्वास है कि मैंने ये क्वेश्चन जिनको पूछा है या जहां टेलीग्राम पे वहां पे डाला है, लगभग 70% या 80% लोगों ने इसको गलत किया है। ठीक है, वो गलत क्यों किया है उसका आंसर मैं बताऊं आपको, रीजन मैं बताता हूं आपको। देखो, राज्यपाल बनने के लिए जो अधिकतम योग्यता, अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। और लोग क्या सोचते हैं कि यार राज्यपाल बनने के लिए कितने चाहिए? हाँ भाई 35 चाहिए। वो 35 वर्ष चाहिए। 35 वर्ष क्या है? न्यूनतम आयु है। मतलब कोई भी व्यक्ति वह राज्यपाल बन सकता है जिसकी न्यूनतम आयु कितनी पूरी कर चुका हो? 35 साल पूरे कर चुका हो। और 25 क्या है? जैसे लोकसभा या अपनी विधानसभा का कोई भी सदस्य बनने के लिए, एमएलए का या सांसद में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 25 चाहिए। और 30 की बात करूं मैं तो राज्य के अंदर विधान परिषद और सेंटर के अंदर संसद का जो उच्च सदन है, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 30 चाहिए। और 35 किसके लिए चाहिए अपने को? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 35। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना, ढंग से करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अधिकतम कोई भी इसका प्रावधान नहीं है। चाहे भले व्यक्ति डोगरा हो, चाहे भले उसकी मृत्यु निकट ही हो, लेकिन वो राज्यपाल बन सकता है। अधिकतम उम्र का कोई भी प्रावधान अपने संविधान के अंदर नहीं किया गया। ठीक है, आगे देखो। सर्वप्रथम किस रियासत ने कन्या विद्यालय की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसी कौन सी रियासत है जिन्होंने महिलाओं को या जैसे छात्राओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया था और उनके लिए कन्या विद्यालय की स्थापना की थी? तो देखो, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना पास? जयपुर हो जाएगा। जयपुर का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड क्रांति चंद्र मुखर्जी के कहने पर 1866 में, बंगाल का कोई क्रांति चंद्र मुखर्जी था, 1866 में इसके कहने पर किसकी स्थापना कर दी थी? उसने कन्या विद्यालय की स्थापना कर दी थी। तो किसी भी रियासत में पहली बार यदि महिलाओं को पढ़ने के लिए या छात्राओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया था, तो वो कौन सी के लिए किया गया था? जयपुर में किया गया था भाई। ठीक है, आगे देखो। नए नंबर के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH-19 क्या है? 919। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बताऊं आपको, इसका पुराना क्या नाम था? 71B था। ठीक है, क्या था भाई? 71B। और इसका नया नाम क्या हो गया? NH-919 हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, सुमेलित नहीं है। वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको गोला कर लेना, एग्जाम में जाते ही नहीं है का ऑप्शन आ जाता है। केवाई माता मंदिर कहाँ है? करौली के अंदर। क्या ये सही नहीं है क्या? दूसरा, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में। भाई ये तो पूरे दिन रील्स के अंदर खाटू श्याम जी चलते हैं, तो वो तो सभी को पता होगा कि खाटू श्याम जी तो कहाँ है? सीकर के अंदर। ये बात तो सही है, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। दूसरा, गोपीनाथ जी का मंदिर, ये आपको अभी अभी पता नहीं है, चलो छोड़ो इसके अंदर। और डिगी कल्याण जी का, डिगी कल्याण जी का मंदिर तो वैसे भी कहाँ पे है भाई? टोक के अंदर है। मालपुरा से आगे निकलते हैं जब फागी और मालपुरा के बीच में आता है ये, तो ये तो भी सही है। और गोपीनाथ जी का मंदिर ये भी जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवाई माता का मंदिर। और ये केवाई माता का मंदिर परबतसर के पास में है लगभग। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? नागौर में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वापस से देखो, नहीं है, इंपॉर्टेंट है, नहीं है, उसको गोला कर लेना आप। जसवंतड़ा कहाँ है? जोधपुर के अंदर है, ये बात सही है, ठीक है। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो इसको ठीक है। मूसी महाराणा की छतरी, ये अलवर के अंदर, ये बात भी सही है, ठीक है। और 84 खंभों की छतरी, ये 84 खंभों की छतरी रणथंभौर में है क्या? रणथंभौर में नहीं है भाई साहब, ये क्या है? गलत। और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। कहाँ है फिर 84 खंभों की छतरी? तो ये कहाँ पड़ता है भाई? बूंदी के अंदर, ठीक है। और दीवान शाह की दरगाह, ये तो कहाँ है? कपासन, और कपासन कहाँ पड़ता है भाई? चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 84 खंभों की छतरी, ये सुमेलित नहीं है। आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, सुभाष उद्यान भी कहते हैं उसको, करवाया। तो शाहजहां ने यहाँ पे किस चीज का निर्माण करवाया था? तो ये भाई देखो, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कभी जाओ अजमेर के अंदर तो फव्वारा सर्किल के पास में ही ये दौलत बाग है, इधर मिराज मॉल है, और वहां पे क्या बना रखी है? ये सुभाष उद्यान दौलत बाग। मेरे हिसाब से तो अजमेर का सबसे जो सुंदर यदि कोई पार्क है तो वो सुभाष उद्यान है। और वहां पे किसका निर्माण करवाया था? बारादरी का निर्माण। बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी अजमेर के अंदर ही है। नेहरू उद्यान ये कहाँ है? ये जयपुर के अंदर है भाई। ये कहाँ है? जयपुर के अंदर। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहाँ है? अजमेर के अंदर। और बारादरी भी कहाँ है? सुभाष उद्यान के अंदर। ये भी कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना पास? बारादरी का निर्माण करवाया था। आगे देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैं हमेशा क्लास के अंदर ये कहता हूं कि देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मैं इसका तो हमेशा क्लास में क्या कहता हूं कि 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, संविधान सभा की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसकी अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था? भारतीय संविधान को लागू किया गया था। संविधान को क्या किया गया था? लागू किया गया था, ठीक है। अब बचा कौन सा है इसके बीच के अंदर? 24 और 26 के बीच में 25, और 25 जनवरी 1950 को अपना किसका राष्ट्रीय जो अपना ये मतदाता आयोग है, इसकी स्थापना की गई थी। और इसी स्थापना इस वजह से ये दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है? अपना मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन तीनों को चीज को ध्यान रख लेना भाई। 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इस वजह से इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वापस से देखो, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कुंभा के दरबार के अंदर 17-18 विद्वान रहते थे। तो इसके अंदर देखो आंसर क्या हो जाएगा? मुनि जिन विजय सूरी, ये कुंभा के दरबार में था। ये तो बहुत कुंभा के कार्यकाल की बहुत टाइम बाद की बातें हैं, बाद में बना था ये तो दरबारी। लेकिन देखो, टीला भट्ट उसके दरबार में था, मुनि सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, ये सब इसके दरबार में रहते थे। नाथा, गोविंद, रमाबाई, टीला भट्ट, ये सारे कुंभा के दरबारी थे। जैसे रमाबाई उसकी बेटी थी, ठीक है। तो बहुत सारे कुंभा के दरबारी थे। ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वीर विनोद का लेखक कौन था? देखो भाई, भीलवाड़ा का एक कवि है जिसका नाम है कवि राजा श्यामल दास। इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है वीर विनोद। और इस किताब में इन्होंने बताया भी था कि कुंभा एक ऐसा राजा है। कौन सा राजा? कुंभा, जिसने मेवाड़ में 84 में से, कितने में से भाई? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेला कुंभा ने करवाया। 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। इस वजह से कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, ठीक है। सूर्यमल मिशन, दादू दयाल ने तो दादू पंथ चलाया था। मोणोद नेणसी ने किताब लिखी थी नेणसिरी ख्यात या मारवाड़ा गजट, ठीक है, या मारवाड़ा प्रगणारी विगत। ये किताब मोणोद नेणसी की है। मोणोद नेणसी जोधपुर का था। सूर्यमल मिशन अपने बूंदी के थे। दादू दयाल जी संत थे। और कवि राजा श्यामल दास जी क्या, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? वीर विनोद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? श्यामल दास, ठीक है। वापस से देखो, 1993 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ, 1993 नहीं है भाई, ये है 1923। भारत आजाद होने के बाद कोई संघ वंग नहीं है, ठीक है। तो 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का क्या नाम था? सब जानते हो ये तो, क्या था भाई? तरुण राजस्थान। आगे देखो, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है भाई? मुंह से तो अलगोचा बजाया जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन है। पटेलिया, बिछिया या लालर क्या है? तो ये राजस्थान के लोकगीत है। ये क्या है भाई? राजस्थान के लोकगीत। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें
जागीर प्रदान कर दी थी। क्या प्रदान कर दी थी? जागीर। तो वो अपने बीकानेर के हैं। सबसे कम उम्र के संत बने थे संत जसनाथ जी, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय चलाया था, जिसके जो नियम है बहुत ही भाई कठोर नियम है, और कहते हैं कि ये जसनाती संप्रदाय के लोग हैं जो एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है अग्नि नृत्य। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? जसनाथ जी। आगे देखो, राजस्थान के किस जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाती है? ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर मुझे बताओ। कजली तीज अपने बूंदी के अंदर निकाली जाती है, ठीक है, और छोटी तीज कहाँ निकाली जाती है? जयपुर के अंदर निकाली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये सभी को पता होगा भाई, होली के बाद में कौन सा त्योहार आता है? गणगौर। और त्योहारों के बारे में कह भी रखा है कि तीज त्योहारा बावड़ीर ले डूबी गणगौर। होली के बाद जो गणगौर है उसके बाद में त्योहार आते नहीं है और वापस आते हैं तीज में। राजस्थान में जो मेवा नगर प्रसिद्ध है, राजस्थान का जो मेवा नगर है भाई, राजस्थान के अंदर एक जगह है मेवा नगर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कहते हैं कि वहां जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, ये जैनियों के 23वें तीर्थंकर हुए हैं। कौन से तीर्थंकर हुए हैं भाई? 23वें तीर्थंकर हुए हैं। और ये जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर और ये जो मेवा नगर है, ये कहाँ पड़ते हैं अपने पास? बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। नाकोड़ा मंदिर है उनके पास में ही है, बाड़मेर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? जैनियों के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है मेवा नगर, बाड़मेर। आगे देखो, राजस्थान के पर्यटन विभाग का नया स्लोगन क्या है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी चेंज किया ही है। तो इसके अंदर आपको सबको ऐसा कहना कि हमारा राजस्थान ऐसा लगता है जैसे अपना राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान लगे कुछ अपना सा। बाहर आदमी कोई आता है तो उसको जब ये बोलता है कि राजस्थान लगे कुछ अपना सा, इस तरीके का स्लोगन नया बनाया गया था, ध्यान रखना भाई। तो राजस्थान लगे कुछ अपना सा इसका आंसर हो जाएगा। प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे, अपने ऑटोमेटिक चलने वाला रोपवे किस जिलों में बनाया जा रहा है? करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखना इसका जो आंसर है वो क्या है? जयपुर। और वो जो सामोद वाला जो बालाजी का मंदिर है वह बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे, राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या कितनी है? देखो ये क्वेश्चन अब पुराना हो चुका है, अब सारे जो आंकड़े हैं वो अपडेट आएंगे। अब ये तो अभी जो हाल फिलहाल के एग्जाम है जैसे 1-1.5 महीने के, तो इसमें तो कम से कम नहीं पूछेंगे, लेकिन बाद में अब आपको अलग याद करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो आंसर है वो तो क्या हो जाएगा अपना? 3 ऐसे संभाग हैं जिनके अंदर 4-4 जिले हैं। एक तो अपना कोटा, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ होता है। एक अपना है अजमेर, जिसके अंदर क्या अपना अजमेर के अंदर भी 4 ही जिले, भिलवाड़ा, नागौर और अजमेर, और एक कौन सा टोंक, ये 4। और एक है अपना पास भरतपुर। इन जो 3 संभाग ऐसे जिनके अंदर 4-4 ही जिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब नए आंकड़े आएंगे तो नए आंकड़ों के हिसाब से याद करना पड़ेगा भाई। देखो, नाक से अलगोजा बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाक से अलगोजे, आप सोच सकते हो कि भाई जब अलगोजे कैसे बजते हैं? अलगोजे बजते हैं अपने मतलब जब अपन उसके अंदर किसी चीज के अंदर फूंक देते हैं, मतलब तो उसके वैसे बजते हैं। लेकिन एक रामनारायण चौधरी जयपुर का ऐसा कलाकार है जो नाक से भी अलगोजा बजा, मतलब नाक से फूंक दे सकता है। और इतना भयंकर उसकी मूछें है रामनारायण चौधरी जी की, वो मूछें 6 फीट की है, ठीक है। तो आप देखना एक बार उसको यूट्यूब पे जाके, या फिर अपना किसका क्या नाम है, क्रोम पे जाके देखना, उनका नाम डालना रामनारायण चौधरी। तो पदमपुरा जयपुर के हैं, इनका संबंध कहाँ से है? पदमपुरा जयपुर से है। आगे देखो, सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले मैंने पहले जैसे बताया वैसे बताओ। देखिए एक बार, तत्वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र जो तार से बजाए जाते हैं। तो ये कौन से आ जाएगा? देखो, तार से, अलगोजा तार से बजता नहीं है, ठीक है। और ये चंगे तो ढोल तरीके का है। मजीरा, खड़ताल, ये तार से बजती नहीं है। तो देखो तार से क्या बजता है? रावणत्ता, इकतारा, जंतर। तो पहले के अंदर जो क्या होगा? 4। अब पहले के अंदर 4 किस में? इसमें भी है, और भी है क्या? एक इसमें भी है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब ये वाला ऑप्शन अ ब स अ और अ ब स अ, ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिए इसके अंदर। अब ये कंफ्यूज करने के लिए दिए, मतलब आंसर तो 100% इसमें से होगा, मतलब ये गलत नहीं हो सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसका क्या हो जाएगा? 4। यदि आप 1 करते हो तो भी सही है, यदि आप 4 करते हो तो भी सही है। तो बाकी आप मिला ही सकते हो। ब किसमें हो जाएगा? ये अनवद्यता जो वाद्य यंत्र है, ये क्या हो जाएगा अपने पास? 2 में 2 है, तो ये हो जाएगा चंग, खंजरी और जो अपना क्या नाम है? तासा। और 3 में क्या हो जाएगा? स में क्या हो जाएगा? अलगोचा और सुसीर, जो फूंक से बजाए जाते हैं, पुंगी और ये मोरचंग, ये किससे बजाए जाते हैं? मुंह से बजाए जाते हैं, फूंक से बजाए जाते हैं। और घन वाद्य यंत्र में अब एक ही बच गया, वो कौन सा है? अ।
तो दोनों ऑप्शन सही है, चाहे आप एक करते हो तो भी सही है, चाहे आप दो करते हो तो भी सही है। आगे देखो, राजपूताने की वह इमारत जिसे हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना कहा जाता है। देखो भाई ये तो सब जानते हो आप, हिंदू मूर्ति कला का खजाना, हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश, विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर, इसी को अपन कह देंगे कीर्ति स्तंभ, इसी को अपन कह देंगे विष्णु ध्वज, इसी को अपन कह देंगे गरुड़ ध्वज। ठीक है, ये सारे नाम किसके हैं? अपने विजय स्तंभ के। अरे किसके नाम है भाई? विजय स्तंभ के। अब इसके अंदर विजय स्तंभ ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? इसमें कीर्ति स्तंभ दे रखा है, तो ये रहा कीर्ति स्तंभ। ठीक है, ये सारा मूर्तियों का अजायब घर, ये सारे नाम किसके हैं? अब आपको मैं बता देता हूँ। कितने मंजिला इमारत है विजय स्तंभ? 9 मंजिला इमारत है। ठीक है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है, 9वीं मंजिल पर एक बार बिजली गिर गई थी तो इसका पुनर्निर्माण किया गया था। राजस्थान की ऐसी पहली इमारत है जिस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 122 फीट है, इसका जो आधार है वो कितने फीट है? 30 फीट है। और 5वीं मंजिल पर, कौन सी मंजिल पर? 5वीं मंजिल पर इसके जो कारीगर थे उसका नाम था जेता, पोमा और नापा और पूजा, इनके नाम है। ठीक है, तो ये अपने कौन सी इमारत हो गई अपने पास में? कीर्ति स्तंभ हो गई। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी के प्रवाह, अच्छा नदी पूछा है, प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? तो भाई देखो भूरी ये मिट्टी जो है ये तो लूणी के आसपास ही रहेगी। ठीक है, तो लूणी नदी आ जाएगी इसमें। निम्नलिखित में से राजस्थान का मरु त्रिकोण है, भाई राजस्थान का जो मरु त्रिकोण है वो कौन कौन सा है? तो अपने जो पश्चिम के जिले हैं वो है भाई देखो जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मरु त्रिकोण के अंदर। लेकिन मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके अंदर क्या किसी मरु त्रिकोण के अंदर एक को और सम्मिलित किया गया है क्या? और किया गया है तो उसको कब किया गया? कौन सा जिला? चलो जिला मैं बता देता हूँ, उसका नाम है बाड़मेर, और इसको कब किया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, वागड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? देखो भाई इसको याद रखने की तरीका मैं बताऊं आपको, आंसर तो मैं बता ही दूंगा। वागड़ जो है किसको कहा जाता है? देखो वागड़, ठीक है, वाह को कर लेना आप बा, मतलब बांसवाड़ा। ठीक है, और डैको से क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। इन दोनों को मिलाकर, दोनों जिलों को मिलाकर कौन सा प्रदेश कहा जाता है? वागड़ प्रदेश। और ये दोनों जिले राजस्थान के कौन सी साइड में है? दक्षिण के अंदर है। तो राजस्थान का दक्षिणांचल है जो किसके अंदर है? अपने वागड़ के अंदर है। ठीक है, अब देखो आप आगे वाला क्वेश्चन, टाटगढ़ अरावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? टाटगढ़, चलो मुझे बताओ भाई, ये जयपुर सीकर में तो आ ही नहीं सकता टाटगढ़, वापस जयपुर आ गया, जयपुर में नहीं है। अजमेर उदयपुर में भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास डी, अजमेर, पाली और राजसमंद के अंदर क्या है? टाटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये आपके क्वेश्चन क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इस क्वेश्चनों की जो पीपीटी है, ये जो मैंने सॉल्यूशन करवाया है, ये पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी अपना यही है, जीके बाय कोकल सर। ठीक है, और भी मैं इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हैं बीएसटीसी के वो लेके आऊंगा। 100 क्वेश्चनों की एक सीरीज डालूंगा। तो आप अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा आपके लिए और बीएसटीसी का एग्जाम आपको पार करवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।